दोस्तों नमस्कार। सियासत का तानाशाही मिजाज जब परवान चढ़ता है तो कोई बच नहीं सकता है, और तानाशाही अगर चकाचौंध परोसने लगे तो घुप से घुप अंधेरा भी चकाचौंध में समा जाता है। और कहते हैं सिर्फ चकाचौंध ही सियासत के जरिए दिखाई देता है, लेकिन जब जमी पर लोगों के सवाल हो, जमी पर कोई पैदल पांव निकल पड़े ये बताने के लिए कि दरअसल अंधेरा कितना घना है, तो फिर जिसने सियासत का ककहरा उस तानाशाह को पढ़ाया हो और बताया हो कि दरअसल सियासत कैसे करनी चाहिए, तो वह भी भीतर से कांप उठता है, यह देखते समझते हुए कि अगर वह बेअसर हो गया तो आने वाले वक्त में कोई दूसरा शख्स उसके जरिए कैसे निकलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सत्ता संभालेगा। पहेलियां नहीं बुझाते हैं। जिक्र सीधे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, आरएसएस का है, जिसके सुर बदल रहे हैं, जिसकी चाल बदल रही है, जो ऐसे सवालों को उठा रहा है जो सीधे तौर पर मौजूदा मोदी सत्ता की फेल आर्थिक नीतियों की तरफ उंगली उठाती है, और दूसरी तरफ इस देश में कन्याकुमारी से केरल और केरल से कर्नाटक होते हुए कई राज्यों को लांघते हुए जिस पदयात्रा को कश्मीर तक पहुंचना है, उस पदयात्रा के भीतर भी जो सवाल जनता के बीच उठ रहे हैं वो बेचैन जनता को कर रहे हैं। और किसी राष्ट्रीय दायित्व की तरह लोग उस पदयात्रा में अगर यह सोचकर जुड़ रहे हैं कि जिन सवालों से तानाशाही मिजाज ने आंखें मूंद ली, वह सवाल इस पदयात्रा में शामिल होकर उठाए जा सकते हैं, आरएसएस चौंकाना हो गया है। आरएसएस के भीतर यह सवाल है कि कहीं वह सियासी ताने बाने में अपने असर को खो तो नहीं रहा है। और जब उसी के भीतर से निकला हुआ कोई स्वयंसेवक, कोई प्रचारक सत्ता तक पहुंच जाए और जिस चकाचौंध को परोसे उसके भीतर के घुप अंधेरे पर अगर अब आंखें मूंद ली गई तो फिर आरएसएस कहीं की नहीं रहेगी। यानी सियासी तौर पर अगर मोदी के गवर्नेंस ने आरएसएस को भोथरा बना दिया है, तो राहुल की पदयात्रा ने जिन सवालों को जन्म दिया है उन सवालों से आरएसएस के भीतर अब यह सवाल है, अब नहीं जागे तो खत्म हो जाएंगे। और मोदी सत्ता के लिए जन्म लेना और खत्म हो जाना शायद संघ की यह फितरत है नहीं। तो क्या वाकई अब जो भी समूह काम करते हैं आरएसएस के भीतर, उन्हें जागृत किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुम्हारी महत्ता उसी संगठन के लिए है जिस संगठन के भीतर तुम्हारा समूह बनाया गया है। यह आर्थिक समूह हो सकता है, यह शिक्षा का समूह हो सकता है, यह इस देश के उन परिस्थितियों का समूह हो सकता है जिस पर हमने बीते 8 बरस में आंख मूंद के रखी है। आज यह सवाल और इस पन्ने को खोलने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि 2 दिन के बाद नागपुर में समारोह होता है, सालाना समारोह, जब आरएसएस का निर्माण हुआ था दशहरा के दिन। उस दिन शस्त्र पूजा भी होती है और सरसंघ चालक का भाषण भी होता है। और इस बार पहली बार किसी महिला को आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के तौर पर, संतोष यादव, जो 2 बार हिमालय फतह कर चुकी है। इससे पहले महिलाएं मुख्य अतिथि के तौर पर कभी होती नहीं थी। यह एक परिवर्तन सियासी है या सामाजिक है। दूसरा परिवर्तन, दूसरे नंबर पर जो शख्स हैं वो दत्तात्रेय होसबोले हैं, जो सामान्य तौर पर जिनका काम उस संगठन को संवारना है, उन मुद्दों को संवारना है जिसके जरिए आरएसएस आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच से जिक्र कर दिया इस देश की बेरोजगारी का, इस देश के भीतर की असमानता का, इस देश के भीतर की उन आर्थिक नीतियों का जो गरीबों को और गरीब बना रही है, और कितनी प्रतिदिन की कमाई है, जब कोई इसका आंकड़ा देने लगे तो बहुत साफ है मोदी सत्ता की आर्थिक नीतियां फेल हो गई। और प्रचारक को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर यह कहने से नहीं चूक रहा है तो यह कहना उसकी मजबूरी है या उसकी जरूरत है। क्योंकि जो सवाल पदयात्रा के दायरे में राहुल गांधी उठा रहे हैं उसमें पहली बार सीधे सीधे निशाने पर स्वयंसेवक है, निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और कल भी जब मैसूर में वो पहुंचे और मैसूर में उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण का एक हिस्सा पहले हम आपको
सुनाना चाहते हैं या कहिए दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तर्ज पे उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, हमारी यात्रा का उद्देश्य बीजेपी आरएसएस की फैलाई हुई नफरत और दिशा को रोकना है। जरा देखिए पहले ये दृश्य। करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे और बेरोजगारी का और जाहिर है राहुल गांधी की इस तस्वीर को देखकर आरएसएस बेचैन जरूर हुई होगी, क्योंकि आरएसएस के भीतर एक ही सवाल रहता है, वो संघर्ष करती है और उसके अपने प्रचारक संघर्ष करते हैं, और प्रचारक ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो संघर्ष करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते, इस देश की जमीनी मुद्दों से वह जुड़ते क्यों नहीं, समाधान का रास्ता लाते क्यों नहीं। और आरएसएस की यह बेचैनी शायद राहुल गांधी के दिए गए भाषण के भीतर भी छुपी है, क्योंकि राहुल गांधी ने मैसूर की इस सभा में जब बरसात हो रही थी खुले तौर पर कहा कि गर्मी, तूफान, सर्दी की इस यात्रा को वह भी नहीं रोक सकते हैं। यानी यह यात्रा नदी की तरह बिना रुके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत और हिंसा जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ प्यार और भाईचारा मिलेगा, जो भारत के डीएनए में है, भारत के इतिहास में है। और उसके बाद की लाइन, बीजेपी और संघ ने चाहे जितनी नफरत फैलाई हो, यह यात्रा उसे रोकेगी और लोगों को फिर से जोड़ने में मदद करेगी। जाहिर तौर पर राहुल की पदयात्रा मोदी सत्ता पर हमला नहीं कर रही है, बल्कि उसको एक व्यापक कैनवास में ले जाकर आरएसएस के उस सामाजिक कटघरे में कहीं घुसकर यह बताने की कोशिश कर रही है क्या इस देश के भीतर आरएसएस ने खुद को जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर खड़ा किया है वह अंदर से कितना खोखला है, या फिर समाज का ध्रुवीकरण अगर राजनीतिक तौर पर जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक दल करते हैं और बीजेपी कर रही है, तो इसके समानांतर नफरत और हिंसा, क्या इसके आश्रय आरएसएस सामाजिक तौर पर इस देश में विद्वेष फैला रही है? अगर यह कहीं आहत हो पाने की स्थिति है तो आरएसएस की बेचैनी जायज है, और अगर यह सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के भीतर राजनीतिक जमी को गंवाने का जुनून है तो फिर यह एक चाल है। इस बदलते सुर और चाल के भीतर जरा आज परखने की कोशिश कीजिए कि आरएसएस अपने तौर पर अभी तक बीते 8 बरस में कभी उसने नहीं माना कि दरअसल मोदी की आर्थिक नीतियां फेल है। नागपुर में जो भाषण 2 दिनों के बाद होना है, इससे पहले 8 बरस में दिए गए 8 भाषण को सुनिए। उस हर भाषण में आपको 4 चीजें सामान्य तौर पर मिलेगी। इस देश में विकास हो रहा है, देश चकाचौंध में जा रहा है, दुनिया के तमाम विकसित देशों को चुनौती देने की दिशा में भारत की आर्थिक नीतियां बढ़ चुकी है, इस देश के भीतर में समानता, भाईचारा बाखूबी है, और इस देश की राजनीतिक सत्ता एक मजबूत शख्स के हाथ में है जो कि संघ से निकला हुआ प्रचारक है, और उसके साथ हमें खड़े होना है। तो 8वें साल के बाद 9वें साल आते आते यह सवाल क्यों बड़ा हो चला है कि इस देश के भीतर की बेरोजगारी डराने वाली है, इस देश के भीतर की महंगाई डराने वाली है, असमानता हैरान करने वाली है। क्योंकि जो भाषण जिस रूप में स्वदेशी जागरण मंच से दिया गया, उस भाषण की एक तस्वीर हो सकता है आपके जहन में वाजपेयी के दौर को याद दिला दे, जब दत्तोपंत ठेंगड़ी हुआ करते थे, और उस वक्त वाजपेयी की आर्थिक नीतियों को लेकर जब स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी निवेश और एफडीआई को लेकर सीधा सवाल खड़ा किया था कि किस क्षेत्र में एफडीआई आनी चाहिए और किस क्षेत्र में नहीं, तो वाजपेयी सरकार की चूल्हे हिल गई थी। लेकिन तब वाजपेयी सरकार गठबंधन की सरकार थी। मोदी सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है, वो अपने आप में ताकतवर है, और उसकी ताकत का एहसास आरएसएस को भी है, सर संचालक मोहन भागवत को भी है, और दत्तात्रेय होसबोले साहब को भी होगा। क्योंकि आरएसएस के भीतर अगर जरा समझने की कोशिश चंद सेकंड के लिए कर लीजिए तो सर संचालक मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, उसके बाद ये सर कार्यवाह होते हैं, उसके बाद सह सर कार्यवाहक 5 हैं, जो 5 अलग अलग
क्षेत्रों को देखते हैं, उसके बाद अलग अलग विभागों के प्रमुख होते हैं, फिर जो समूह होते हैं उसके प्रमुख होते हैं, और सवाल वहीं से उठ रहे हैं और वहीं से उठाए जा रहे हैं। क्योंकि मोदी सत्ता इतनी ताकतवर है जिसका एहसास आरएसएस को है कि वह विश्व हिंदू परिषद के लीडर को बदल देती है, स्वदेशी जागरण मंच के लीडर को बदल देती है, भारतीय मजदूर संघ के लीडर को बदल देती है, किसान संघ के पूरे एजेंडे को बदल देती है, आदिवासी समुदाय से जुड़े संघ के संगठन को क्या कहना है क्या नहीं कहना है यह वही बताती है। तो राजनीतिक सत्ता की तानाशाही की आंच आरएसएस ने नहीं सही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बेअसर हो जाए आरएसएस, और अगर आरएसएस काम नहीं करती है, तो फिर जिस चकाचौंध को वाजपेयी सत्ता दिलाते थे 2004 में वो हार गए। लेकिन उसके बाद 2014 से 2022 तक का संदेश एक ही है मोदी सत्ता का, हम हैं तो सत्ता है, हम नहीं तो सत्ता नहीं, और सत्ता नहीं तो आरएसएस नहीं, तो आरएसएस को इस सत्ता को बनाए रखने के लिए ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्थिक नीतियां फेल हो रही हो और इस देश के भीतर में लोग राहुल गांधी की पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की प्रक्रिया में आने की दिशा में अगर बढ़ने लगे हों, और जिन राज्यों और जिन क्षेत्रों से पदयात्रा नहीं गुजर रही है वहां पर भी अगर यह सवाल उठ रहा हो कि हम भी 10 कदम चलना चाहते हैं, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, यह सवाल हमने नागपुर में उठते हुए देखा। 24 घंटे पहले हम भी नागपुर में थे। एक शांति यात्रा महात्मा गांधी की याद में निकल रही थी। उस यात्रा और उन बच्चों से रूबरू होने के लिए हम भी गए थे नागपुर। लेकिन वहां पर जो अलग अलग परिजन नजर आए और जो मुलाकात हुई, उन्होंने जिन सवालों को उठाया उसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये राष्ट्रीय दायित्व होना चाहिए कि इस देश के भीतर के जो सवाल हैं अगर वह कहीं नहीं उठ रहे हैं और मीडिया दिखा नहीं रहा है, तो क्यों नहीं पदयात्रा के साथ 10 कदम चलकर इस मुश्किल हालात में देश की नब्ज का एहसास मौजूदा सत्ता को कराया तो जाए। और अगर नागपुर के भीतर यह आवाज है तो जरा कल्पना कीजिए अब 2 दिन के बाद मोहन भागवत कौन सा भाषण देते हैं आरएसएस हेडक्वार्टर से और देश को क्या संदेश देते हैं। मौजूदा सत्ता का गुणगान करते हैं या आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। इस देश की बेरोजगारी, इस देश के भीतर महंगाई और इस देश के भीतर की असमानता जिसका जिक्र स्वदेशी जागरण मंच से दत्तात्रेय होसबोले ने कर दिया, क्या उसको एक बड़े कैनवास में लाकर सर संचालक मोहन भागवत रखने की स्थिति में होंगे या तब तक स्थिति विकट हो चली होगी, क्योंकि अभी भी 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है और सत्ता का तानाशाही मिजाज सवालों को बर्दाश्त करता नहीं है। और खास तौर से उसके अपने अगर सवाल पूछने लगे तो यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होता है। तो क्या यह टकराव की स्थिति है? पहला सवाल यही है। टकराव यानी मोदी सत्ता और आरएसएस के भीतर मुद्दों को लेकर, इस देश की नीतियों को लेकर टकराव की स्थिति है। दूसरी परिस्थिति है पदयात्रा को लेकर एक घबराहट सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के भीतर समा गई है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर मोदी की सत्ता को लेकर जो सवाल आरएसएस के भीतर भर दिए गए उसका मतलब यही है कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता है। और आरएसएस ने अपने भीतर जो सवाल भरे हुए हैं उसका मैसेज यह है अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। लेकिन इन दोनों परिस्थिति में 8 वर्ष का मैसेज यह रहा, सत्ता रहेगी तो ही हम दोनों रहेंगे। तो सत्ता को बनाए रखिए, नीतियां चाहे जो हो, क्योंकि गवर्नेंस का मतलब यही होता है। 3 सवाल सबसे बड़े मौजूदा वक्त में इस देश के सामने खड़े हैं। जिस नदी का जिक्र कन्याकुमारी से कश्मीर ले जाते हुए राहुल गांधी अपनी पदयात्रा में जिक्र कर रहे हैं, और अब आने वाले वक्त में तो सर्दी भी आएगी और तब कश्मीर का इलाका भी आएगा, लेकिन इस नदी को थमना नहीं है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। तो क्या जिन मुद्दों को वह उठा रहे हैं देश सचेत हो जाएगा, देश जाग जाएगा? और अगर देश के भीतर यह सवाल उठने लगे तो निशाने पर कौन आएगा? सबसे पहले निशाने पर आरएसएस ही आएगी, क्योंकि आरएसएस से निकले हुए प्रचारक देश की सत्ता को संभाले हुए हैं। तो आरएसएस का अपना कैनवास और उनका अपना दायरा,
उसमें अगर यह पदयात्रा सेंध लगा रही है तो फिर मोदी सत्ता के लिए यह मुश्किल सबब इसलिए है क्योंकि 2024 में कल्पना कीजिए कि मोदी की नीतियों के खिलाफ या मोदी की नीतियों को धराशायी करने को लेकर आरएसएस सक्रिय हो गई तो क्या होगा। अगला सवाल, मोदी सत्ता के लिए क्या यह परेशानी का सबब है? और उसने कहा है कि दरअसल आरएसएस की भूमिका विपक्ष के तौर पर होनी चाहिए और विपक्ष जिस रूप में एग्रेसिव हो रहा है, जिन सवालों को उठा रहा है, अगर आरएसएस इन सवालों को उठाने लगे तो सत्ता भी हमारी, विपक्ष भी हमारा, जैसे आपने अटल बिहारी वाजपेयी के काल में किया था। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन की सरकार की स्थितियों ने इस देश के भीतर बीजेपी का बंटाधार कर दिया। मौजूदा वक्त क्या उस दिशा में जा सकता है, यह एक दूसरी घंटी है। तीसरी घंटी कहीं ज्यादा अलग हटकर है, जो इस देश के जनमानस से जुड़ी है। अगर जनमानस सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, जिसका जिक्र अभी तक पार्लियामेंट में होता था लेकिन चर्चा होने नहीं दी जाती थी, अलग अलग संगठन जो कि काम करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चाहे वो CMIE का डाटा हो, चाहे NSSO हो जो सरकार की एजेंसी है, चाहे नीति आयोग के कुछ डाटा हो, चाहे इस देश के भीतर में जो फाइनेंशियल कमीशन है वह भी कुछ कह रहा हो, तो आर्थिक नीतियां मोदी सत्ता की इस देश के भीतर में जो जनमानस से जुड़ी हुई, जो बेसिक जरूरतों से जुड़ी हुई नीतियां थी, वह फेल हो चली है। और ऐसे में अगर आवाज पदयात्रा से नहीं निकल पाई, आरएसएस जागृत नहीं हो पाई, मोदी सत्ता तानाशाही के मूड में चकाचौंध परोसती रही, तो जनता जागृत अगर होती है तो वह सीधे उस राजनीति को अपने अंगूठे पर नचाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर सकती है, जहां पर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है, किसी नए नायक का जन्म भी हो सकता है और इस देश के भीतर में आंदोलन की शक्ल में राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से कोई नई राजनीतिक स्थिति निकल भी सकती है। यह तीनों सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि पहली बार जिस बात का जिक्र इस दौर में करने की जरूरत है, इससे पहले कभी कांग्रेस ने ऐसी यात्रा नहीं की, इससे पहले कभी गांधी परिवार ने इस तरीके की यात्रा नहीं की, इससे पहले कभी यह सोचा भी नहीं गया था कि इस रूप में जनता साथ जुड़ती चली जाएगी और हर एक नए गांव, नए जिले के बाद नए चेहरे होंगे, नए पांव होंगे और उनके भीतर के सवाल सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो सोचिए ये खुद ब खुद एक नई कांग्रेस को जन्म देने की स्थिति में क्या राहुल गांधी निकल पड़े हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यह लगता रहा ये उनकी कांग्रेस नहीं है जिसने सिर्फ सत्ता भोगी और संघर्ष नहीं किया, इसीलिए उसके भीतर से कुछ लोग छोड़कर चले गए, कुछ बिक गए, किन्होंने कुछ गुट बना लिया, कुछ ने विरोध के स्वर दिए। तो इन तमाम परिस्थितियों में और अध्यक्ष भी जब पहली बार गांधी परिवार का नहीं होगा तो क्या एक नई राजनीतिक स्थितियां इस देश के भीतर में जन्म ले रही हैं और आरएसएस उसको लेकर इसलिए सचेत है क्योंकि याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी दिल्ली में हुआ करते थे और सत्ता संभालते थे, तब उनके विकल्प के तौर पर और उन्हें चौकड़ी कहकर उस वक्त सुदर्शन जी भी बोलने लग गए थे, अब हमें नया चेहरा चाहिए, एक युवा चेहरा चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि राजनीति उस वक्त बीजेपी बदल रही थी, आरएसएस बदल रही थी, इस वक्त कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस के भीतर भी गांधी परिवार सड़क पर है, वो बदलने की स्थिति में लाकर परिस्थितियों को खड़ा कर रहा है। तो क्या यह एक ऐसी चुनौती है जो संघ को डरा रही है और संघ को चाल बदलने पर मजबूर कर रही है? और इन परिस्थितियों के भीतर में जब आंकड़ों के लिहाज से सही दो बातें जो कही गई उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि 43 करोड़ लोग, उसके आधे लोग गरीबी की रेखा से नीचे और आधे लोगों की आय 375 रुपए से कम, 4 करोड़ बेरोजगार जिसमें से 2.25 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के, बाकी 1.25 करोड़ शहरी क्षेत्र से। अगर आरएसएस इन बातों का जिक्र कर रही है तो फिर आखिर के 3 सवाल फिर उठते हैं कि बेअसर हो चला संघ अपने आप को असरकारक बनाने के लिए इस बार आर्थिक नीतियों पर निशाना लेने से चूकेगा नहीं क्या? दूसरा सवाल, क्या 2024 में मोदी को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस विपक्ष की भूमिका में खुद को खड़ा कर रहा है और आपस का तालमेल है, या फिर मोदी को बात देकर एक नई परिस्थितियों को गढ़ने के लिए आरएसएस निकल पड़ा है?
और तीसरी परिस्थिति, क्या अगर पदयात्रा ना होती, राहुल गांधी सड़क पे और नहीं चल रहे होते और भारत जोड़ो के कटघरे तले इस देश के भीतर का जहर और इस देश के भीतर में जो नफरत फैलाई जा रही है और मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, अगर वो ना होते तो क्या सब कुछ यूं ही नहीं चलते रहता? इन्हीं 3 सवालों के साथ मौजूदा वक्त में आरएसएस के बदले हुए सुर और मोदी सत्ता को 2024 में जीत या अंधेरा जो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस देश के भीतर में राजनीतिक मुद्दों ने सामाजिक परिस्थितियों से जन्म लेना सीख लिया है। यह कन्याकुमारी में नजर आया, यह केरल में नजर आया, यह दरअसल कर्नाटक के चामराजनगर में भी नजर आया और उसके बाद मदुरई की सभा में भी नजर आया, और इसे तो ऐसे कई जिलों से आगे निकलना है। सवाल सिर्फ आखिर में एक है, सत्ता की तानाशाही की चकाचौंध से अगर आरएसएस निकलने की कोशिश कर रही है और उसका कोई प्रभाव इस देश के सामाजिक परिस्थितियों में लोगों के साथ रहा है, तो स्वयंसेवकों के लिए शायद यह एक स्वर्णिम अवसर है कि खुद को असरकारक बनाए रखें। अन्यथा चूक गए तो आरएसएस 2024 में या आने वाले वक्त में मोदी की जीत और हार के साथ ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ का पाठ है कि जिस पदयात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, अगर उन मुद्दों के सहारे राजनीतिक शक्ल में वो मुद्दे उभर कर आ गए तो खुद ब खुद मोदी सत्ता खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।